हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टेक सीख प्रो। तो जैसा कि आपको पता है, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था एलपीएससी लिक्विड प्रपोर्शन सिस्टम वलीयमाला के पेपर को, जिसकी एग्जामिनेशन डेट थी 23/2/2020। इसके 25 क्वेश्चन को हमने अपने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। तो इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चन के आगे से स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है या फिर चैनल प्लेलिस्ट उपलब्ध है, आप वहां से जाकर के पिछली वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो 26 नंबर क्वेश्चन से। ठीक, तो 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? द नंबर व्हिच स्पेसिफाई थिकनेस ऑफ शीट मेटल इज नोन एज। शीट मेटल में शीट की मोटाई बताने वाली संख्या को क्या कहते हैं? ठीक है, आपको पता है जैसे कि वायर गेज का प्रयोग किया जाता है किसी भी शीट की मोटाई को मापने के लिए और फिर किसी वायर के डायमीटर को नापने के लिए। तो जिस संख्या के द्वारा हमें शीट मेटल की मोटाई का पता चलता है, वायर के डायमीटर का पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम गेज नंबर कहते हैं। क्या कहा जाता है? गेज नंबर कहा जाता है। इसी के नाम के आधार पर उसका नाम पड़ा है वायर गेज। ठीक है, हमें कैसे पता चलता है? दो साइज मीन्स 2 गेज का, 5 गेज का, 10 गेज का, जिस गेज की भी शीट होती है, इतने गेज का वायर है, तो उस अनुसार से हमें उसका पता चल जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे गेज नंबर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन, which among the following joint in which end of sheet is placed over the end of another sheet and joined together। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा जोड़ है जिसमें एक शीट के एक छोर को, एक किनारे को दूसरे शीट के दूसरे छोर के ऊपर रखकर वेल्डिंग की जाती है, सॉरी जॉइंट लगाया जाता है। मान लीजिए ये हमारी एक शीट है, इस पर हमने क्या किया, इसके एक एंड पर दूसरी शीट के हमने क्या किया, एंड को रख दिया, कुछ इस प्रकार से प्लेस कर दिया, फिर यहाँ पर हम इसमें जॉइंट लगा रहे हैं। तो इस प्रकार की जॉइंट क्या कहलाती है? तो जिसमें हम सीटों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ा करके दूसरे के ऊपर रख के जोड़ लगाते हैं, उसे लैप जॉइंट के नाम से जानते हैं। ठीक, दूसरा यहाँ से पूछा जाता है बट जॉइंट में। तो बट जॉइंट में हम क्या करते हैं, दोनों एज को आपस में इस प्रकार से मिलाकर रख देते हैं और यहाँ पर जॉइंट लगा लेते हैं। एज जॉइंट में बेसिकली दोनों एज को मिलाकर जोड़ा जाता है, कॉर्नर में दोनों कॉर्नर को हम जॉइंट करते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, द एक्ट ऑफ गिविंग ए डिजायर्ड शेप टू ए मेटेलिक पीस बाय हीटिंग एंड देन हैमरिंग द सेम इज कॉल्ड। एक धातु के टुकड़े को गर्म करके और फिर हथौड़े से चोट मारकर वांछित आकार देने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो हमारी क्रिया क्या कहलाती है? फोर्जिंग कहलाती है। फोर्जिंग में बेसिकली क्या किया जाता है, जिस भी मेटल की हमें फोर्जिंग करनी होती है उसे सबसे पहले हम प्लास्टिक स्टेज तक गर्म करते हैं। यहाँ पर पूछा जाता है मेटल की मीन्स फोर्जिंग किस स्टेट में की जाती है? तो प्लास्टिक स्टेट में की जाती है। हम इसको इतना गर्म करते हैं कि ये क्या होने लगे, पिघलने लगे, मीन्स पूरी रूप से वो मेल्ट ना हो, उसके मेल्टिंग पॉइंट से थोड़ा कम पे हम गर्म करते हैं। अगर वो मेल्ट हो जाएगा तो सॉलिड टू लिक्विड हो जाएगा, तो उसके मेल्टिंग पॉइंट से थोड़ा कम गर्म करके जब वो प्लास्टिक स्टेज में होता है, प्लास्टिक स्टेज इन द सेंस ऑफ इस स्टेज में जो उसके ग्रेन्स होते हैं, उनके भी जो ग्रेन बाउंड्रीज होती है वो बेसिकली मूव होने के लिए फ्री होती है। जब उस पर हम हैमरिंग करते हैं तो डिजायर्ड शेप में हमारे अनुसार क्या होता है, एक दूसरे से अपने अपने स्थान को छोड़ देते हैं। मीन्स मान लीजिए किसी भी मेटल्स में ग्रेन कुछ इस प्रकार से अरेंजमेंट है यहाँ पर। ठीक, अब जब इसको हम प्लास्टिक स्टेज में गर्म कर देते हैं तो इनके बीच की जो बाउंडिंग होती है वो टूट जाती है, मीन्स ये फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए। और जब इस पे हम हैमर से चोट लगाते हैं तो ये डिजायर्ड शेप में क्या होते हैं, फैल जाते हैं और इच्छित आकार में इसको हम ढाल सकते हैं। तो यही क्रिया बेसिकली हमारी फोर्जिंग कहलाती है। नेक्स्ट बात की जाए 29 नंबर क्वेश्चन की, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन दैट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड ऑन ड्रिलिंग मशीन। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी क्रिया जिसे ड्रिलिंग मशीन पे नहीं की जा सकी? तो सबसे पहले टैपिंग हम कर सकते हैं, मशीन टैप का प्रयोग सकते हैं, रीमिंग भी किया जा सकता है, ड्रिलिंग भी किया जा सकता है, लेकिन लैपिंग की प्रक्रिया ड्रिलिंग मशीन पे नहीं की जा सकती। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि लैपिंग की प्रक्रिया को हम ड्रिल मशीन पर नहीं कर सकते, बाकी सभी प्रक्रियाओं को हम ड्रिल मशीन पे कर सकते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड टू होल्ड द टूल इन ए ड्रिलिंग मशीन। ड्रिलिंग मशीन में निम्नलिखित में से किस एसेसरीज का प्रयोग करके हम टूल को होल्ड नहीं करते हैं? सबसे पहला यहाँ पर दिया गया स्लीव, दूसरा चक, तीसरा ड्रिल जिग, फोर्थ नंबर सॉकेट। तो यहाँ से आपको क्लियर होना चाहिए
ड्रिल जिग का प्रयोग हम टूल को होल्ड करने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि ड्रिल जिग का प्रयोग किया जाता है वर्कपीस को होल्ड करने के लिए और टूल को गाइड करने के लिए ड्रिलिंग, रीमिंग, ड्रिलिंग, टैपिंग। ठीक, तो इन सभी ऑपरेशन करते समय, ड्रिल मशीन पे ऑपरेशन करते समय जाप को होल्ड करने और टूल को गाइड करने के लिए ड्रिल जिग का प्रयोग किया जाता है। और जो यहाँ पर ऑप्शन है सॉकेट, चक, स्लीव, इनके प्रयोग से हम क्या करते हैं, ड्रिल को, रीमर को, इन सबको क्या करते हैं, ड्रिल मशीन के स्पिंडल में होल्ड करते हैं। ठीक है, सॉकेट का प्रयोग, चक का प्रयोग, स्लीव, इन तीनों का प्रयोग किया जाता है बेसिकली होल्ड करने के लिए। ठीक, चक का प्रयोग कब करते हैं, तो जो हमारी स्ट्रेट साइन ड्रिल बिट होती है 12.7 या 13 mm से जो कम डायमीटर की होती है, उसे होल्ड करने के लिए हम चक का प्रयोग करते हैं। सॉकेट और स्लीव का प्रयोग किया जाता है टेपर साइन ड्रिल को होल्ड करने के लिए। सॉकेट का प्रयोग जब करते हैं जो हमारे टेपर साइन ड्रिल की जो ड्रिल बिट होती है उसका डायमीटर स्पिंडल के डायमीटर से ज्यादा होता है, तो वहां पर सॉकेट का प्रयोग किया जाता है। स्लिप का प्रयोग कब किया जाता है, जब हमारे ड्रिल का जो डायमीटर होता है वो मशीन के स्पिंडल के डायमीटर से छोटा होता है, तो यहाँ पर एक या एक से अधिक स्लिप का प्रयोग करके हम उसको मशीन स्पिंडल में होल्ड कर लेते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, 2 इंटू 1045 प्लस साइन 30 माइनस साइन कॉस 60 का मान क्या होगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 1045 का मान कितना होता है, 1 होता है, प्लस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन 30 वैल्यू की क्या हो जाती है, 1/2 हो जाती है। कॉस 60 की वैल्यू तो ये भी क्या होती है, 1/2 होती है। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, बचा क्या हमारा 2 गुणे 1, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है 2। नेक्स्ट बात किया 32 नंबर क्वेश्चन, डी इज द डायमीटर ऑफ ए ड्रिल इन mm, v इज द कटिंग स्पीड इन मीटर पर मिनट, देन मेन एक्सेस स्पिंडल स्पीड n इन द आरपीएम इज कैलकुलेटेड बाय। यदि किसी ड्रिल का डायमीटर क्या है, mm में दिया गया है, कटिंग स्पीड उसकी मीटर पर मिनट में दी गई है, v से डिनोट कर रहे हैं, तो उसके आरपीएम को कैसे हम डिनोट करेंगे। तो पता है कटिंग स्पीड b बराबर फार्मूला होता है पाई डी n अपान 1000। ठीक, जो हमारी कटिंग स्पीड किस में हो, मिलीमीटर पर मिनट में हो। तो यहाँ से हमें निकालना है कि हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n बराबर हो जाएगा v इंटू 1000 अपान पाई इंटू डी। ठीक, तो देख लेते हैं हमारा किस ऑप्शन में मैच कर रहा है। तो n बराबर क्या हो जाएगा 1000 इंटू बी अपान पाई डी, तो हमें ऑप्शन नंबर सी में मिल जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आरपीएम निकालने का फार्मूला हो जाएगा। 33 नंबर की बात की जाए, यहाँ पर पूछा गया एग्जाम्पल ऑफ ए मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा उदाहरण है जो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का उदाहरण। मल्टी पॉइंट इन द सेंस ऑफ उसमें एक से अधिक कटिंग एजेस होती हैं। सबसे पहला मिलिंग कटर, ये भी मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। ग्राइंडिंग व्हील, इसमें भी एक से अधिक कटिंग एजेस होती हैं। तो यहाँ पर 4th नंबर ऑप्शन दिया गया टर्निंग टूल। टर्निंग टूल बेसिकली क्या होता है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है। तो मिलिंग कटर और ग्राइंडिंग व्हील दोनों आपके मल्टी पॉइंट कटिंग टूल के अंतर्गत आ जाते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट 34th नंबर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कटिंग स्पीड। कटिंग स्पीड के बढ़ते क्रम में कौन सा हमारा सही है। तो ये पता है सबसे हार्ड कौन सा टूल मेटल होता है, हमारा डायमंड होता है। ठीक है, सबसे कम यहाँ पर बात की तो सबसे पहले आ जाएगा हाई कार्बन स्टील, उसके बाद हाई स्पीड स्टील, नेक्स्ट टंगस्टन कार्बाइड और नेक्स्ट डायमंड। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाता है। ये इंक्रीजिंग हार्डनेस के बढ़ते हुए क्रम में यहाँ पर इनको दर्शाया गया है। अगर उसके घटते हुए क्रम में जाना है तो क्या हो जाएगा, घटते हुए में सबसे पहले हमारा डायमंड हो जाएगा, देन हमारा टंगस्टन कार्बाइड हो जाएगा, देन हमारा हाई स्पीड स्टील हो जाएगा, देन हाई कार्बन स्टील हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप इनको अरेंज कर सकते हैं। 35 नंबर, व्हाट इज द कलर ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन सिलेंडर यूज्ड फॉर गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग के लिए प्रयोग किए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर और एसिटिलीन सिलेंडर का रंग कैसा होता है। तो ऑक्सीजन का रंग कैसा होता है, काला होता है, और एसिटिलीन सिलेंडर का रंग कैसा होता है, मैरून होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ब्लैक एंड मैरून यहाँ पर सही हो जाता है। ऑक्सीजन सिलेंडर में बात की जाए तो इसमें राइट हैंड थ्रेड कटी होती है और एसिटिलीन सिलेंडर में लेफ्ट हैंड थ्रेड यहाँ पर काटी जाती है। 36 नंबर क्वेश्चन, molten flux which solidify over the weld metal in manual metal arc welding is called। जो मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग होती है, जो हाथ द्वारा वेल्डिंग की जाती है, हैंड आर्क वेल्डिंग होती है, उसमें वेल्ड पुल पर क्या होते हैं, जो धातु होते हैं, मींस पिघला हुआ जो फ्लक्स होता है ठोस के रूप में बन जाता है। ठीक है, मींस क्या करता है, वो सोलिडिफाई कर जाता है फ्लक्स इसके चारों तरफ, उसे हम क्या कहते हैं, तो इसको हम स्लैग के नाम से जानते हैं। ठीक, जो हमारा बेसिकली फ्लक्स होता है
आर्क वेल्डिंग में जो प्रयोग किया जाता है, पिघला हुआ फ्लक्स जो ठोस के रूप में बन जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ये जो हमारा बेल्ट पूल है इसके चारों तरफ, तो इसे हम स्लैग के नाम से जानते हैं। ठीक, यहाँ पर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन, तो 37 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है रिकंडीशनिंग ऑफ ए ग्राइंडिंग व्हील इज नोन एज। ग्राइंडिंग व्हील का रिकंडीशनिंग को क्या कहते हैं, रिकंडीशनिंग इन द सेंस ऑफ जब ग्राइंडिंग व्हील में बेसिकली ग्लेजिंग और लोडिंग हो जाता है। लोडिंग जब उसमें धातु के कण भर जाते हैं, या ग्लेजिंग उसका जो फेस होता है चमकदार शाइनी हो जाता है, तो उसके फेस को हम क्या करते हैं, फिर से उसके कटिंग एक्शन को सुधारने के लिए उसमें कौन सी प्रोसेस करते हैं, तो प्रोसेस हमारी कहलाती है ड्रेसिंग ऑफ व्हील। ठीक, ड्रेसिंग के द्वारा हम क्या करते हैं, ग्राइंडिंग व्हील के कटिंग एक्शन को सुधारते हैं। ग्लेजिंग क्या होता है, उसका फेस चमकदार हो जाता है, कटिंग नहीं करता तो उसे ग्लेजिंग कहते हैं। लोडिंग जब उसमें मेटल के कण फंस जाते हैं तो उसे लोडिंग कहा जाता है। ट्रूइंग मींस उसे स्पिंडल पर जब हम बैलेंस करते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये चेकिंग की प्रक्रिया ट्रूइंग होती है। और लैपिंग आपको पता है ये क्या है, एक सरफेस सुपर सरफेस स्पिनिंग प्रोसेस के अंतर्गत आती है। 38 नंबर, Which one of the following is not an example of finishing process? निम्नलिखित में से कौन सा फिनिशिंग प्रोसेस का एग्जांपल नहीं है? ऑप्शन ग्राइंडिंग, लैपिंग, होनिंग, ब्रोचिंग। तो यहाँ से ग्राइंडिंग, लैपिंग, होनिंग तीनों सरफेस फिनिशेस प्रोसेस के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ब्रोचिंग क्या है, एक हमारी मशीनिंग ऑपरेशन है जिसमें हम पुश और पुल ब्रोच के माध्यम से हम क्या करते हैं, टूल को पुश एंड पुल करके मेटल्स को हम क्या करते हैं, कटिंग करते हैं, उसकी चिप्स के फॉर्म में हम मेटल को रिमूव करते हैं। ठीक, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि ब्रोचिंग एक सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस ना होके क्या होती है, मेटल कटिंग प्रोसेस होती है। बाकी होनिंग, लैपिंग, ग्राइंडिंग तीनों क्या होती है, हमारी सरफेस फिनिशिंग के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट बात की है 39 नंबर, बेल्ट स्पैटर रेफर टू। बेल्ट स्पैटर क्या होता है, तो जब हम बेल्डिंग कर रहे होते हैं, मान लीजिए हमारा मेल्टन पूल है, तो कभी कभी क्या होता है, जो उसके धातु के कण होते हैं छोटे छोटे छींटे के रूप में क्या करते हैं, इसके चारों तरफ छिटक जाते हैं। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को स्पैटर कहते हैं। और बेसिकली क्या होता है, बेल्डिंग का एक दोष होता है। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही आ जाएगा। स्पैटर्स क्या होता है, बेल्डिंग का डिफेक्ट होता है, जो उसके धातु के छोटे छोटे मिश्रण होते हैं चारों तरफ फैल जाते हैं बेल्डिंग करते समय। ठीक है, तो वही क्या होती है, हमारे बेल्डिंग का स्पैटर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर लैपिंग प्रोसेस। लैपिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ऑप्शन दिया गया, पहला, लैप इज ए सॉफ्ट मटेरियल एंड इज चार्ज विद एब्रेसिव। नेक्स्ट, लैप इज ए हार्ड मटेरियल एंड चार्ज विद सॉफ्ट मेटल। लैप इज ए हार्ड मटेरियल एंड चार्ज विद एब्रेसिव। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही निकल के आ जाता है कि लैप क्या होता है, बेसिकली सॉफ्ट मटेरियल के बनाए जाते हैं, कास्ट आयरन वगैरह के कभी कभी लैप बनाए जाते हैं। ठीक है, तो लैप क्या होते हैं, बेसिकली ज्यादा से ज्यादा सॉफ्ट मटेरियल के बनाए जाते हैं और इसको क्या करते हैं, एब्रेसिव के ग्रेन द्वारा इसकी चार्जिंग कर देते हैं। इन द सेंस ऑफ चार्जिंग क्या होती है, तो लैप पर जो एब्रेसिव के कण होते हैं उसको बिठाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, यहाँ पर लैप की चार्जिंग कहलाती है। ठीक है, तो जो एब्रेसिव के ग्रेन होते हैं छोटे छोटे, उसको हम क्या करते हैं, लैप पर उसको हम चार्ज करते हैं, उस पर बैठाते हैं, तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, चार्जिंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। पूछा जाता है लैप किस प्रकार के मेटल के बनाए जाते हैं, तो लैप बेसिकली सॉफ्ट मेटल के ही बनाए जाते हैं, क्योंकि अगर हार्ड मेटल क्या होगा तो क्या करेगा, धातु की कटिंग करने लगा, कटिंग कर देगा इन द सेंस। तो हमें कटिंग ना करके यहाँ क्या करना, सरफेस फिनिशिंग करनी है, पॉलिशिंग की क्रिया एक हिसाब से होती है, तो इसलिए बेसिकली सॉफ्ट मटेरियल के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर एक शाफ्ट का साइज और होल का साइज दिया गया है, हमें यहाँ पर निकालना है मिनिमम इंटरफेरेंस। तो मिनिमम इंटरफेरेंस का आपको फार्मूला क्लियर होना चाहिए कि अगर हमें इंटरफेरेंस, सबसे पहले क्या होता है, तो इंटरफेरेंस जिसमें हमारा शाफ्ट का साइज ज्यादा होता है, होल का साइज कम होता है, वो इंटरफेरेंस फिट होती है। अब इंटरफेरेंस में दो प्रकार की होती है, मैक्सिमम इंटरफेरेंस, मिनिमम इंटरफेरेंस। अगर हमें मैक्सिमम इंटरफेरेंस निकालना है तो मैक्सिमम इंटरफेरेंस निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है कि होल का हम क्या करेंगे, मिनिमम साइज लेंगे। ठीक है, जब हमें मैक्सिमम निकालने के लिए होल का मैक्सिमम साइज लेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम इंटरफेरेंस निकालना। मींस ज्यादा से ज्यादा हमारा क्या होना चाहिए, शाफ्ट बड़ा होना चाहिए, होल कम होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, शाफ्ट का मैक्सिमम साइज लेंगे, होल का मिनिमम साइज लेंगे। और यदि हमें मिनिमम इंटरफेरेंस निकालना है तो क्या करेंगे,
शाफ्ट का हम मिनिमम साइज लेंगे और होल का मैक्सिमम साइज लेंगे। इसी प्रकार जब आपको क्लियरेंस निकालना होता है, मैक्सिमम क्लियरेंस निकालना होता है, तो होल का मैक्सिमम साइज लिया जाता है, शाफ्ट का मिनिमम लिया जाता है, और मिनिमम क्लियरेंस निकालना होता है तो वहां पर होल का मिनिमम शाफ्ट का मैक्सिमम लेते हैं। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, मिनिमम इंटरफेरेंस, कम से कम अंतर निकालना, तो क्या करेंगे, शाफ्ट का मिनिमम साइज लेंगे। तो शाफ्ट का यहाँ पर ये हमारी लिमिट दी गई है, यहाँ पर मिनिमम साइज कितना हो जाएगा 40 में जब हम 0.40 जोड़ेंगे मीन्स 40.040 ये हो जाएगा हमारे शाफ्ट का मिनिमम साइज हो जाएगा। अब क्या निकालना है, होल का मैक्सिमम निकालना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर ये होल का साइज ये दिया गया है। ठीक है, इसमें होल का मिनिमम क्या हो जाएगा, जब 40 में जो बेसिक साइज में हम उसकी लोअर डेविएशन जोड़ेंगे में 0.000 जोड़ेंगे तो हमारा कितना रह जाएगा, वो सॉरी हमें होल का यहाँ पर क्या चाहिए, होल का हमें मैक्सिमम साइज चाहिए। तो मैक्सिमम साइज के लिए क्या होगा, उसके हम बेसिक साइज में उसकी अपर डेविएशन को जोड़ेंगे, तो अपर डेविएशन 0.30 दिया गया, 40 में ऐड करेंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, जब उसको हम 40 में ऐड करेंगे तो 40.030 निकल के आ जाएगा। ठीक, तो इसको हम देख लेते हैं, 40.030 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 0.010 बचेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को 10 माइक्रोन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, 10 माइक्रोन। निकालना क्या था, मिनिमम इंटरफेरेंस। मिनिमम इंटरफेरेंस के फार्मूला क्या होगा, शाफ्ट का हमें क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए, होल का मैक्सिमम चाहिए। शाफ्ट के मिनिमम के लिए 40 में हमने क्या किया, उसके लोअर डेविएशन को जोड़ा तो 40.040 आ गया। होल के मैक्सिमम के लिए हमने उसमें होल के बेसिक साइज में अपर डेविएशन को जोड़ा तो 40.030 आ गया। 040 में से 030 को घटाएंगे तो 010 बचेगा हमारा, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को 10 माइक्रोन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 42 द मेजर्ड साइज ऑफ द डायमेंशन ऑफ ए कंपोनेंट इज कॉल्ड। मान लीजिए ये कोई कंपोनेंट है, जब इसे हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं मशीनिंग के बाद, जब इसकी हम मेजर करते हैं कोई भी ऑपरेशन उसके बाद जब इसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं, तो मेजर करने पर किसी भी कंपोनेंट का जो साइज प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे एक्चुअल साइज के नाम से जानते हैं। ठीक है, बेसिकली बात की जाए बेसिक साइज और नॉमिनल साइज आपस में मीन्स बहुत हद तक समान होती हैं। बेसिक साइज क्या होती है, वो साइज होती है जिसपे हम क्या करते हैं, उस पर हम डेविएशन देते हैं, उस पर हम लिमिट निर्धारित करते हैं कि इसमें हमें प्लस माइनस में इतना हमें बनाना है, इतने कम ज्यादा कर सकते हैं। तो हमारी क्या होती है, बेसिक साइज होती है। अलाउड साइज में जो टॉलरेंस होता है मीन्स कितना हम ऊपर जा सकते हैं, कितना नीचे जा सकते हैं, कितना कम ज्यादा में बना सकते हैं, वही हमारी अलाउड साइज कहलाती है। जब हम उस कंपोनेंट को फिनिश करके उसका साइज मेजर करते हैं तो हमारी वास्तविक साइज एक्चुअल साइज कहलाती है। 43 नंबर क्वेश्चन, पर्पज ऑफ टॉलरेंस इन मैन्युफैक्चरिंग इज। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हम टॉलरेंस क्यों देते हैं, तो टॉलरेंस किस लिए दिया जाता है, मान लीजिए किसी हुक शाफ्ट का डायमीटर 25 mm है। अब 25 mm अगर कह दिया जाए कारीगर को कि 25.000 में बनाना है तो क्या करेगा, नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसके अंदर भी क्या होती है, कुछ मैन डिफेक्ट होता है। मीन्स कारीगर हमारा इतना स्किल नहीं, चाहे जितना भी कारीगर स्किल हो फिर भी एग्जैक्ट साइज में नहीं बना पाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ कटिंग टूल में भी कुछ एरर्स होते हैं, कुछ मशीनों में भी एरर्स होते हैं, कुछ ह्यूमन डिफेक्ट भी होते हैं। तो इन सब डिफेक्ट को ध्यान में रख के हम क्या करते हैं, उस पर कुछ टॉलरेंस देते हैं। अब टॉलरेंस क्यों दी जाती है, क्योंकि हम किसी भी पार्ट को एग्जैक्ट साइज में नहीं बना सकते। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही निकल के आ जाता है, बिकॉज पार्ट कैन नॉट मैन्युफैक्चर टू एग्जैक्ट साइज और ज्योमेट्री। सपोज दैट अगर हम क्या करते हैं, 10 mm का ड्रिल ले रहे हैं, 10 mm के ड्रिल से अगर हम होल जनरेट करते हैं तो यहाँ पर हमारा होल लगभग 10.05 में जनरेट होता है। मीन्स हमारे टूल में भी डिफेक्ट है कि वो कुछ ना कुछ कम ज्यादा साइज बनाता है, तो इसीलिए हम टॉलरेंस उस पर डिसाइड करते हैं। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 44 नंबर की क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर पूछा गया है, Which of the following is an example of bilateral tolerance? निम्नलिखित में से कौन सा बाइलेटरल टॉलरेंस है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में ही आपको मिल जाता है। यहाँ पर दिया गया है 25 प्लस माइनस 0.01 मीन्स इसे हम 25 से 0.01 ज्यादा बना सकते हैं और 25 से 0.01 कम साइज में बना सकते हैं। तो हमारी क्या हो गई, बाइलेटरल टॉलरेंस हो गई। मीन्स जिसमें बेसिक साइज के दोनों तरफ टॉलरेंस दी जाती है वो हमारी बाइलेटरल टॉलरेंस होती है। ऑप्शन नंबर बी की बात की जाए तो यहाँ पर क्या है 25 प्लस माइनस 0.00 और प्लस में ही क्या है 0.02 मीन्स इसमें हमारा मिनिमम कितना होगा, मिनिमम हमारा 25 होगा, मैक्सिमम 25.02 हो सकता है। मीन्स मिनिमम में हमें कोई लिमिट नहीं दी गई, हम कम में नहीं बना सकते, ज्यादा में ज्यादा हम इतना हमारा साइज ज्यादा हो सकता है, 25 से हमारा कम नहीं हो सकता। तो ये क्या हमारी एक प्रकार की यूनिलेटरल टॉलरेंस है। सेम टू सेम यहाँ पर हमें
ऑप्शन नंबर सी में मिल जाता है। यहाँ पर हमें मिनिमम में सॉरी मीन्स अपर डेविएशन जो इसका वो शून्य रखा गया, लोअर डेविएशन में हमें छूट दी गई है। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का यूनिलेटरल टॉलरेंस के अंतर्गत आ जाता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ। द डिफरेंस बिटवीन हायर लिमिट एंड लोअर लिमिट इन द डायमेंशनिंग ऑफ ए पार्ट इज कॉल्ड। किसी भी पार्ट के अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, तो उसे हम टॉलरेंस के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं उसे, टॉलरेंस के नाम से जानते हैं। मान लीजिए किसी कंपोनेंट का साइज 15 प्लस माइनस 0.5 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मैक्सिमम साइज कितना हो जाएगा, मैक्सिमम लिमिट 15.5 हो जाएगी, मिनिमम कितना हो जाएगा 14.5 हो जाएगी। तो इनका अंतर कितना आएगा, इनका अंतर आ जाएगा 1 mm। तो यही 1 mm क्या होती है, टॉलरेंस होती है। 15 mm क्या होती है, इसको हम बेसिक साइज कहते हैं। जीरो जो हमारा प्लस में 0.05 है इसे अपर डेविएशन कहते हैं। माइनस में जो 0.05 है इसे लोअर डेविएशन के नाम से जाना जाता है। 15.5 में जब हम बेसिक साइज में अपर डेविएशन को ऐड कर देते हैं तो हमारी मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज मींस हायर लिमिट ऑफ साइज निकल के आती है। जब हम बेसिक साइज में से मिनिमम डेविएशन को माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर हमारी लोअर लिमिट ऑफ साइज या फिर मिनिमम लिमिट ऑफ साइज निकल के आ जाती है। तो आशा करते हैं सारे आपको क्लियर हो गए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टॉलरेंस हमारा सही हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन की बात किया है, थीटा बराबर 45 डिग्री, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारी एक सर्वसर्विका होती है। यहाँ पर थीटा की कोई भी वैल्यू आप रखिएगा 0 से लेकर के अनंत तक, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या आने वाली है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमेशा और हमेशा 1 आएगा। ठीक, थीटा की कोई भी वैल्यू हो ये हमारा इफेक्ट नहीं डालता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर का थीटा का मान हमेशा और हमेशा 1 आना है। 47 नंबर क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ सोकिंग ड्यूरिंग हीट ट्रीटमेंट। बेसिकली हीट ट्रीटमेंट करते हैं, इसमें सोकिंग प्रक्रिया क्या होती है, तो सोकिंग इन द सेंस ऑफ जब हम मेटल को क्या करते हैं अपर क्रिटिकल टेम्परेचर तक उसे गर्म कर लेते हैं तो वो पूरे जो हमारे वहां पर जितने भी ग्रेन्स हैं उस सब में क्या हो सके, हीट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो सके, मीन जो उसके सभी मीन्स मॉलिक्यूल्स हैं बराबर गर्म हो सके, एक समान रूप से पूरा मेटल गर्म हो सके। इसके लिए हम क्या करते हैं, उसे कुछ समय तक उसी टेम्परेचर पर बनाए रखते हैं। ठीक, उसी टेम्परेचर पर कुछ समय तक होल्ड कर दिया जाता है। इसी को क्या कहते हैं, इसी को सोकिंग ऑफ मेटल के नाम से जाना जाता है। टू कीप द स्टील एट द सेम टेम्परेचर फॉर ए सर्टेन पीरियड, मीन्स एक निर्धारित अवधि के लिए स्टील का समान तापमान पे जो रखने की प्रक्रिया होती है उसी को क्या कहते हैं, सोकिंग के नाम से जानते हैं। इससे क्या होता है, हमारा यूनिफॉर्मली हीट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और पूरे पार्ट एक समान रूप से गर्म हो जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन, वन ऑफ द alloying element in brass is copper, which is the other main alloying element। ब्रास हमारा 2 मेटल से मिलकर बना होता है, एक होता है कॉपर तो दूसरा क्या होता है, तो आपको कंफर्म होना चाहिए। सॉरी, यहाँ पर ब्रोंज के बारे में पूछा गया है, तो ब्रोंज में कॉपर के साथ क्या होता है, तो कॉपर के साथ होता है दूसरा टिन। ब्रास की बात की जाए तो ब्रास क्या होता है, ब्रास कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है, और ब्रोंज क्या होता है, ये कॉपर और टिन का मिक्सचर होता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि कॉपर पहला एलिमेंट हो गया तो दूसरा क्या हो जाएगा, टिन हो जाएगा। दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ब्रॉन्ज का निर्माण करते हैं। ब्रॉन्ज और ब्रोंज ये दोनों कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। हर एक एग्जाम में इन दोनों में से एक पूछ लिया जाता है कि ब्रास किसका कंपोजिशन होता है, कॉपर और जिंक का होता है, ब्रॉन्ज कॉपर एंड टिन का होता है। गन मेटल पूछ लिया जाता है तो कॉपर टिन एंड जिंक तीनों का मिक्सचर होता है गन मेटल, जिसका प्रयोग बेसिकली बेरिंग के बुश वगैरह बनाने के लिए किया जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन, Which of the following is not true for a stainless steel। स्टेनलेस स्टील को और किस नाम से जानते हैं, तो इसे 18/8 स्टील के नाम से जानते हैं, जिसमें 18% क्रोमियम और 8% निकल की मात्रा पाई जाती है। बेसिकली हमारा क्या होता है, कोरोजन रेजिस्टेंस धातु होता है, इस पर मीन्स संक्षारण का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, जंग रोधी होता है। तो यहाँ पर दिया गया है इनमें से कौन सा उसके लिए सही नहीं है। पहला देखा जाए, इट कंटेन्स क्रोमियम, बिल्कुल सही, इसमें 18% क्रोमियम की मात्रा होती है, 8% निकल की मात्रा होती है। इट हैविंग एंटी कोरोजन प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही, इसमें मीन्स संक्षारण नहीं होता, इसमें जंग नहीं लगता है। तीसरा, ये ब्रिटिल होता है, गलत है। हमारा स्टेनलेस स्टील ब्रिटिल नहीं होता है, ये हमारा टफ होता है। इसे वेल्ड किया जा सकता है, इट इज वेल्डेबल, बिल्कुल सही है, इसको हम वेल्ड भी कर सकते हैं। तो यहाँ से कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि इट इज ब्रिटिल। ये हमारा क्या है, स्टेनलेस स्टील के गलत है, स्टेनलेस स्टील ब्रिटिल नहीं होता है।
50 नंबर क्वेश्चन की बात किया तो 50 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू रेजिस्ट एब्रोजन इज कॉल्ड। किसी भी मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसके द्वारा क्या करता है, अपघर्षण का प्रतिरोध करता है, उसे किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, हार्डनेस के नाम से जानते हैं। किसी भी मेटल की वो प्रॉपर्टी जो किसी अन्य मेटल के द्वारा क्या करती है, खुरचे जाने का या फिर पेनिट्रेशन का, काटे जाने का विरोध करती है, अपोज करती है और स्वयं किसी अन्य मेटल को काट सकती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हार्डनेस के नाम से जानते हैं। डक्टिलिटी के बारे में भी पूछा जाता है, तो डक्टिलिटी क्या होती है, इस धातु की इस प्रॉपर्टी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसके तार के रूप में इसको परिवर्तित कर सकते हैं, इसके लंबे वायर खींचे जा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन दिया गया था मैलाबिलिटी। मैलाबिलिटी के कारण क्या होता है, किसी भी मींस मेटल को हम क्या कर सकते हैं, सीट के रूप में रोल कर सकते हैं, चादर के रूप में उसे परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक, तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने 25 से 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं नए वीडियो में जिसमें हम 50 से 75 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय सभी को।